नमस्कार, खबर पर नजर के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। खबर पर नजर में हम उन खबरों की बात करते हैं जिन्होंने बटोरी हैं बहुत सारी सुर्खियां और जिन पर दिन भर रही है सभी की निगाहें। इन खबरों का विश्लेषण करेंगे अपने रिपोर्टर्स के साथ जिन्होंने दिन भर इन्हें फॉलो किया है। बात करेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री के फ्रांस और यूएई के दौरे की, और साथ ही बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की खबर पर भी चर्चा होगी। और साथ ही बात करेंगे मौसम की, देश भर में हो रही बारिश की, खासतौर पर जानेंगे दिल्ली के हाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा पर पेरिस पहुंच चुके हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम के स्वागत के लिए रेड कारपेट भी बिछाया गया था। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने पीएम मोदी की हवाई अड्डे पर अगवानी की। फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा पर पेरिस पहुंचे पीएम मोदी का होटल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी की अगवानी की। राजस्थान के रहने वाले लोग ढोल और पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। कई वर्षों ने फ्रांस में रह रहे अन्य भारतीय प्रधानमंत्री से मिलकर उत्साहित भी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जिस होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके हैं उसके बाहर काफी ज्यादा भीड़ उनके आगमन के पहले ही यहाँ पर जमा हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी इत्मीनान से यहाँ पर लोगों से मिले। हमने देखा काफी समय उन्होंने बिताया, सबका अभिवादन स्वीकार किया है। यहाँ पर बहुत गर्मजोशी से यहाँ जो भारतवंशी है उन्होंने स्वागत किया है। कैसा अनुभव है प्रधानमंत्री नरेंद्र? ओवर एक्साइटेड, इतना उत्साह है हम लोगों में। हम इसका 2 महीने से वेट कर रहे थे, तो वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी टू वेलकम हिम टू पेरिस। प्रधानमंत्री पिछली बार आए थे तब भी हमने यहीं स्वागत किया था और इस बार फिर स्वागत कर रहे हैं और सेंट म्यूजिकल में हम उनके लिए परफॉर्म करने जा रहे हैं। और हमारे साथ बेगम बतूल जी भी हैं, राष्ट्रपति अवार्डेड, और हमने उनके लिए गाना भी बनाया है। आज आप कम्युनिटी इवेंट में परफॉर्म करेंगे? जी हाँ, हम लोग सभी बसंत ग्रुप के कलाकार कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। कितने दिनों से प्रैक्टिस चल रही है आपकी? ये तो करीब 1 महीना हो गया हमें प्रैक्टिस करने के लिए, और कुछ नई चीजें बना रहे हैं हम लोग। उनके लिए गीत भी बनाया हमने। मोदी जी को आज देख लिया हमने, एक ड्रीम कम ट्रू है हमारे लिए, तो बहुत अच्छा लगा। आप बहुत भावुक हो गई थी प्रधानमंत्री? मैं बिल्कुल ओवरवेल्म्ड थी फॉर श्योर, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था और ये मेरा ड्रीम था, लाइक ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि उनके साथ मिलने का एक ये था। और मैंने जो 2 लाइन उनके लिए बनाया था, मेरा सपना था कि मैं उनके सामने ये 2 लाइन प्रस्तुत करूं, और भाग्यवश मुझे उनके सामने ये गाना गाने का मौका मिला। I was really happy to meet Modi and I'm really proud of what he's doing with his relationship between France, and be happy to meet him again. It was really a nice experience. मैं पहली नारी हूँ, भारतीय नारी फ्रॉम फ्रांस टू गेट द प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 में। तो 40 साल हो गए मैं यहाँ फ्रांस में रह रही हूँ और डांस का इंस्टीट्यूट है। जी, मैं ढोल बजा रहा था और मोदी जी मेरे पास आए और बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने कि अच्छा लगा पगड़ी में देख के राजस्थान की। मेरे को बहुत अच्छा लगा, पहली बार मेरे को बहुत खुशी हुई। जब से आए तब से कर दिया कमाल है मोदी 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 मोदी। तो देखिए, एक तरीके से फ्रांस में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से भारतवंशियों ने स्वागत किया है, ये सिर्फ एक झलक है। इसके बाद जो कम्युनिटी इवेंट होने वाला है वो भी इतना ही ग्रैंड होने वाला है और काफी भारी संख्या में भारतवंशी और फ्रेंच नेशनल्स भी उस कम्युनिटी इवेंट का हिस्सा होंगे। कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ में मेघना देव, डीडी न्यूज, पेरिस। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता मेघना देव। मेघना से बात करते हैं। मेघना, अभी हमने देखा कि लोग बेहद खुश हैं, भारतीय वंश के जितने भी लोग हैं सब बेहद खुश हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे से लोगों को मिलकर बेहद खुशी का एहसास हुआ। अगर हम इस पूरे दौरे की बात करें तो कितना महत्वपूर्ण मानती हैं आप इस दौरे को? बिल्कुल, और हमने जिस तरीके से देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आए तो जितनी गर्मजोशी से भारतवंशियों ने उसका स्वागत किया, बेशक देखते ही बन रहा था। नाच
गाना, ढोल नगाड़े सब कुछ यहाँ पर बजाए जा रहे थे स्वागत में। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत इत्मीनान से लोगों का स्वीकार किया और मिलते हुए नजर आए। लोगों ने लोगों से बातचीत तक की, तो हमने दिखाया आपको जिन लोगों ने बातचीत की, जिन लोगों ने उनका स्वागत किया। काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। उसके साथ अब क्योंकि कम्युनिटी इवेंट भी होना है, काफी लोग कम्युनिटी इवेंट के लिए जाते हैं, काफी लोग अभी भी यहाँ पर, आप अगर विजुअल में देखेंगे अभी भी काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए थे और अभी तक यहीं पर मौजूद है। अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई एंगेजमेंट है यहाँ, और उसके साथ ही हम जानते हैं गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आए हैं। राष्ट्रीय डे के जो सेलिब्रेशन है उसमें शामिल होने के लिए परेड को देखेंगे राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ सॉलिडिटी पर। सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से स्ट्रैटेजिक साल निकले हुए हैं, साल बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं और मोदी भी हो जाता है कई मुद्दों पर बात और काफी एम्बिशियस आउटकम एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। मेघना, अगर बात करें रक्षा सौदों की तो रक्षा सौदों पर भी बातचीत करने की उम्मीद नज़र आ रही है। अगर हम इसके अलावा कुछ और मुद्दों पर बात करें तो फ्रांस और भारत के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, और ये जो एग्रीमेंट होने हैं इन दोनों के बीच दोनों देशों को कितना इससे लाभ हो सकता है? जब बात करते हैं ऑपरेशन के ऑपरेशन साथ ही होने की पूरी संभावना है। साथ ही स्पेस कोऑपरेशन उसके साथ सबसे अहम बात है व्यापार को और ज्यादा ट्रेड को और ज्यादा काफी ज्यादा जोर दोनों ही लीडर्स की तरफ से नजर आने वाला है। जब सीईओ फोरम राउंड टेबल जैसा स्ट्रक्चर है उसका बातचीत का जब दोनों ही नेता एड्रेस करेंगे भारतीय। तो मेघना, बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत खुश लोग नज़र आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और उनसे बातचीत की। फिलहाल अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं पर भारी लाठीचार्ज और राज्य सरकार की दमनकारी कार्रवाई में जहानाबाद के प्रदेश महामंत्री विजय कुमार सिंह के सर में चोट लगने से मौत हो गई। लाठीचार्ज में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें PMCH में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं सरकार के खिलाफ गांधी मैदान से विधानसभा मार्च कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं इससे पहले आज राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति के मुद्दे पर बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलाए थे। भीड़ को तितर बितर करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं पर कई राउंड आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। आपको यहाँ ये भी बता दें कि बिहार विधानसभा में शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा उठाने के बाद बिहार विधानसभा से भाजपा के 2 विधायकों को मार्शल आउट किया गया था, जिसके बाद भाजपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर ही धरना प्रदर्शन किया था। वहीं इस दौरान अपने विरोध को दर्ज कराने के लिए विधानसभा मार्च कर रहे बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं पर बिहार पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील मोदी ने पूरे घटनाक्रम को दुखद बताया। वहीं बीजेपी नेता की लाठीचार्ज में हुई मौत के लिए बिहार के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया गया। ये अत्याचारी सरकार, व्यभिचारी सरकार, ये खुल करके अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने वाला आज ये जनता की आवाज को दबा रहा है। आज शिक्षकों पर लाठी बरसा रहा है। आज 10 लाख की नियुक्ति का जवाब नहीं दे रहा है। ये तमाम विषय सदन के अंदर में भी हम लोग रखे थे, अभी उसमें हमारा बहस था, उसको भी रोक रहा है। इनको संविधान में विश्वास नहीं है। ये अघोषित आपातकाल सदन से सड़क तक लगा रहे हैं।
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने राज्य सरकार पर लोकतंत्र की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल के पास जाने की बात कही। लेकिन ये अध्यक्ष जी जो कि मर्यादा को तार किया, वो भी विपक्ष में कभी थे, वो भी अपनी बात को रखते थे। हम लोग सत्ता पक्ष में थे तो हमने तो ऐसा कभी मार्शल आउट नहीं करवाया। लेकिन आज मेरे साथ क्या हुआ, हम अपनी बात को रख रहे थे। हमने जो राज्यकर्मी का दर्जा इन्होंने मांगा उसके समर्थन में पूरा देखिए भारतीय समुच्चाई क्या कि मेरा पैर टूटा हो, ये मेरा चप्पल भी लोग फेंक दिया। वहीं मार्शल आउट किए गए भाजपा विधायक शैलेंद्र कुमार ने कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा को तार किया गया है। और आइए इसी मुद्दे पर बात करते हैं अपने संवाददाता राजेश राज से। राजेश राज, जैसे कि अभी हमने देखा कि शिक्षकों की नियुक्ति का जो मुद्दा उठा वो लाठी चार्ज तक पहुंचा और लाठी चार्ज से बीजेपी नेता की एक मौत की खबर भी आ रही है। फिलहाल अगर सूरत हाल की बात करें तो क्या कहेंगे आप? एक बार फिर हम आपको बता दें कि इस वक्त जो वहाँ सूरत हाल है वो ठीक नहीं है और राजेश राज इस पर हमें पूरी बात बताएंगे। फिलहाल एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई थी उस पर काफ़ी विरोध चल रहा था और काफ़ी बातचीत भी चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन पर लाठीचार्ज किया गया और साथ ही साथ ये भी खबर आई थी कि एक नेता का। और राजेश राज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी उसके बाद वहाँ लाठीचार्ज की खबर आई और इतना ही नहीं, जो ये मुद्दा उठा उसके बाद एक बीजेपी के नेता की जो मौत की खबर भी इस वक्त आ रही है। फिलहाल अगर सूरत हाल की बात करें तो कितनी संगीन इस वक्त है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं विजय कुमार जहानाबाद के, उनकी मौत हो चुकी है और जो खबरें आ रही हैं कि पुलिस ने बेतहाशा लाठीचार्ज किया है और लाठीचार्ज के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांधी मैदान से विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे उनको वो जो डाक बंगला चौराहा है पटना का बेहद मशहूर बेस्ट चौराहा है, वहां पर उनको होल्ड कर दिया गया, उनको रोक दिया गया और उसके बाद पुलिस के द्वारा जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी के बौछार चलाए गए और फिर उसके बाद जो है पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठियां चलाई, जिसमें महाराजगंज के जो सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार सरकार में नीतीश कुमार की जो पहली सरकार बनी थी 2005 में, उस सरकार में वो मिनिस्टर थे और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी के अभी महाराजगंज से सांसद हैं। खबर आ रही है कि उनके माथे पर भी बहुत चोटें आई हैं, उनको वो भी घायल हो गए हैं और इसके अलावा बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हैं। अभी तक विजय कुमार जो बीजेपी जहानाबाद के महामंत्री हैं उनकी जो इसकी मौत हुई है अभी तक उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन, ये तमाम लोग जो हैं वहां पर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम कराई जाए और ये कारणों का पता चल पाए कि किन अवस्था में ये मौत हुई है। लेकिन सरकार की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो चौंकाने वाले बयान है रेशमा, कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एक स्वाभाविक मौत है या फिर कहीं ना कहीं उस पर घटना पर लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही आक्रामक 207.49 वो अभी जो 6 बजे की हमारी खबर है उसमें 208.66 कहा जा रहा है। इसके चलते दिल्ली में काफ़ी जगहों पर पानी आ गया है। जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, एम्बैंकमेंट के क्लोज हैं एरियाज़, रहायशी इलाके हैं, वहाँ से इवैक्यूएशन करने के लिए एनडीआरएफ की कल 12 टीमें तैनात की गई थी और आज 4 एडिशनल टीम्स लगाई गई हैं दोपहर बाद, ताकि कहीं भी अगर कोई हताहत है तो जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। इसमें जो स्टेट की एजेंसीज़ हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, दिल्ली पुलिस, वॉलंटियर्स हैं बहुत सारे मात्रा में, इन सब के मदद से हम कार्रवाई कर पा रहे हैं। जो सिचुएशन है, हालात है, अभी स्टेबलाइज होगी। आशा हमें है कि चूँकि अभी बारिश जो है वो यहाँ पर है नहीं और कुछ इंडिकेशंस हैं उत्तराखंड में अगले 2 दिन की बारिश की,
मगर जो डिस्चार्ज भी हो रहा है उसमें जो पहले 3.5 लाख क्यूसेक्स जो आपने देखा था वो 1.6 हुआ कल, और अभी 6300 हो गया है। इतनी ज़्यादा कमी आई है, तो इससे एक स्थिरता आएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल तक स्थिति जो है वो बहुत हद तक बेहतर होगी। ठीक है। तो एनडीआरएफ ऑफिसर की अभी हम बात सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि जिस तरह के भी हालात होंगे पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल अगली खबर पर नज़र डालते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश से जनजीवन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। बीते 24 घंटे से उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार देश के कई राज्यों में आगामी 24 घंटों में भारी बारिश होने का अनुमान है। सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा है। और दिल्ली की बात की जाए तो यमुना नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण वहां नदी के किनारे रह रहे लोगों को अचानक वहां से अपना सामान छोड़कर भागना पड़ा। वहां से निकले लोग फिलहाल पूर्वी दिल्ली में एक सड़क के ओवरब्रिज के नीचे डेरा डाले हुए हैं। डीडी न्यूज की संवाददाता नंदिता डागर ने प्रभावित लोगों से बात की है। आइए देखते हैं उनकी क्या स्थिति है। हालात दिन खराब है। जमुना में अचानक पानी आ गया था, किसी ने सूचना न दी थी। अच्छा। सामान हमारा आधा अंदर रह गया पानी में और अपना कुछ निकाल रहा है सामान। जल्दी में भागे। हाँ, अचानक पानी आओ। हाँ, रात में आओ। 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए पानी को आए। अरे सारा सामान भी रह गया, खाने पीने की भी सौदा रहेगी, कुछ खाने को नहीं है यहाँ। नहीं पानी तो आ जाता है, पानी तो आ जाते हैं। और सारी सारा बकरी भी, लाशें भी निकल रही हैं इसमें से पानी। अब बताओ इतना पानी आ गया, कैसे करेंगे, कहाँ जाएँ, कैसे करें, गरीब आदमी बताओ। तो हमें कोई सूचना दी, हम फिर भी अपने सामान को थोड़ा थोड़ा खींच पाए और कुछ हमारा सामान उस पानी के अंदर रह भी गया है। उससे पहले कोई सूचना दी नहीं गई थी हमारे लिए, क्योंकि ना कोई सुविधा, और हमारा सामान भी अभी काफ़ी लोग फंसे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है अभी भी। यमुना नदी का किनारा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन यमुना नदी अभी मेन रोड तक आ चुकी है। उसकी वजह ये है कि दिल्ली में 3 दिनों के अंदर 300 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश हुई और इसीलिए यहाँ पे से 200-250 फैमिलीज़ को यहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ा, निकलना पड़ा। लेकिन इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि मौसम विभाग है भारत का, उसका कहना है कि अगले हफ्ते बारिश जो है वो बहुत कम होगी, इतनी इंटेंस नहीं होगी और इसीलिए ये उम्मीद है कि जो लोग यहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं वो वापस आ सकते हैं। कैमरा पर्सन AK के साथ नई दिल्ली से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज़ के लिए। तो दिल्ली में यमुना नदी का पानी सड़कों पर आ गया है। यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर है। आज सुबह से 208 मीटर से ऊपर नदी बह रही है। यमुना किनारे रहने वाले लोगों को भी पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। दिल्ली सरकार बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। वहीं उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बाढ़ की स्थिति पर आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, जिन इलाकों में जल भराव है वहां सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और दिल्ली के हालात पर जो बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस पर बात करते हैं अपने संवाददाता गिरीश निशाना से। गिरीश, जैसा कि अभी हमने देखा कि बाढ़ का जो पानी है लगातार आगे बढ़ रहा है और अगर देखा जाए तो लोगों को पलायन भी करना पड़ा और ख़ासतौर से जैसे अभी हमने देखा एक रिपोर्ट में कि लोग अपना सामान तक छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। अगर फ़िलहाल की स्थिति आपसे जानना चाहें तो क्या स्थिति है? देखिए रेशमा, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। खतरे के निशान से 3 से ज़्यादा मीटर तक इस समय यमुना नदी का जल स्तर है। इस समय अगर वर्तमान की बात की जाए तो 208.65 मीटर पर इस समय दिल्ली में यमुना नदी बह रही है, यानी कि खतरे के निशान से 3 मीटर से ज़्यादा इस समय यमुना नदी अपने निशान पर बह रही है और जिसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है। काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो लोग निचले इलाकों में रह रहे थे, अचानक
अचानक से जब इतना पानी आ जाता है, उनके जो घर हैं वो पूरी तरह से पानी में डूब गए। मेरे कैमरा सहयोगी अजीत से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं, जहाँ देख सकते हैं किस तरह से पीछे जो घर दिखाई दे रहे होंगे जो यमुना नदी के निचले इलाके में बने हुए थे, वो कम से कम आधे से ज़्यादा वो डूब चुके हैं। पेड़ जो हैं वो काफ़ी डूब चुके हैं। यमुना नदी के जो साथ का इलाका है वो इस तरह से, पूरी दिल्ली का जो नज़ारा है वो इसी तरह से है। काफ़ी जगह पर ऐसी भी है रेशमा जहाँ पर सड़कों पर भी पानी आ गया है। कई जगह पर रिंग रोड के आसपास सड़कों पर पानी देखने को मिल रहा है। लाल किले के पीछे पानी देखने को मिल रहा है। निगम बौद्ध घाट और गीता कॉलोनी शमशान घाट भी कहीं ना कहीं इस चपेट में आ गए हैं। यमुना का जल स्तर जो बढ़ा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो डूब गए हैं। तो इसी तरह से तमाम जो दिल्ली के लोग हैं जो निचले इलाकों में रहते थे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आज डीडीएमए की बैठक ली गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई, जिसके अंदर डीडीएमए के वाइस चेयरमैन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के तमाम जो मंत्री हैं, दिल्ली के जो सचिव हैं, एनडीआरएफ और जो भी डीडीएमए से जुड़े लोग हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया था। और खास तौर पर डीडीएमए की बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं कि जितने बहुत भी धन्यवाद यमुना के जल स्तर से प्रभावित लोग हैं उनका ध्यान रखा जाए। बहुत धन्यवाद गिरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता नंदिता डागर जुड़ गई हैं। नंदिता से बात करते हैं। नंदिता, अभी हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी थी, लोग वाकई बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सामान छोड़ने पर भी मजबूर हैं, लेकिन जो लोगों ने पलायन किया है उनके लिए किस तरह का इंतजाम किया गया है? जी, इस वक्त रेशमा जो सरकारी दल हैं और कुछ वॉलंटियर ग्रुप्स हैं, वो क्या है कि वो पीने का पानी के टैंकर्स यहाँ पर पहुँचाए हैं उन्होंने विस्थापित लोगों के लिए, डिस्प्लेस लोगों के लिए, और खाने का भी इंतज़ाम किया गया है, जो लोगों को खाना भी बांटा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जो हमारा मौसम विभाग है भारत का, उसकी ये फोरकास्ट है कि अगले हफ्ते जो है इतनी भारी और इंटेंस बारिश नहीं होगी, स्लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल है। इसीलिए ये सोचा जा रहा है कि यमुना का ये जो स्तर 209 मीटर तक पहुंच गया है, खतरे के स्तर से 3 मीटर ज़्यादा, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि ये लोग अगले हफ्ते तक अपने घर वापस जा चुके होंगे। ये आपको पीछे पानी नजर आ रहा है, ये यमुना यहाँ तक नहीं थी, यमुना इससे 1 और 2 किलोमीटर, इवन 1.5 किलोमीटर तक पीछे तक थी। तो आप देखिए ये पानी यहाँ तक आ गया है, इतनी स्वेल हो गई है यमुना। और बाकी यहाँ पर एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस की भी और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स उसकी भी काफ़ी टुकड़ियाँ यहाँ पर बसेस में भरकर आई हुई हैं। और ये फ्लाईओवर के नीचे ये लोग मयूर विहार के और अक्षरधाम के, ईस्ट दिल्ली में जितने भी फ्लाईओवर्स हैं, मेजर रोड्स पर भी दिल्ली गवर्नमेंट ने शेल्टर्स बना रखे हैं इनके लिए, वो वहाँ पर ये सब लोग रह रहे हैं। और 3 दिन के अंदर 300 मिलीमीटर की बारिश जो है वो हुई है। तो आप देख ही सकते हैं कि 3 दिन के अंदर कम से कम 15 या 20 दिन की बारिश एक साथ हो गई। तो ये 15 साल का वेटेस्ट जुलाई है, इसी वजह से ये बारिश हुई है। हालांकि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बात भी कर रहे हैं सेंट्रल वाटर कमीशन से कि हथनी कुंड बराज से पानी कम छोड़ा जाए, और स्कूल जो है वो इस एरिया के, शाहदरा के, आईटीओ के, सिविल लाइंस के संडे तक के लिए बंद है। लोगों को अपने मवेशी, स्कूल की किताबें, कपड़े, स्कूल की ड्रेसेस वगैरह भी छोड़नी पड़ी है। बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम ये देखें कि लोग जो पलायन कर गए हैं और ख़ास तौर से जो लोग नहीं भी पलायन कर गए वहीं रह रहे हैं, तो ज़्यादातर देखा जाए तो जो टीमें वहाँ मौजूद हैं, तो मेडिकली उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह की उनको सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? आप एक बार अपना सवाल दोबारा। बिल्कुल, जो लोग बाढ़ से ग्रस्त हैं उनको किस तरह से मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो किस तरह से दी जा रही हैं? जी, जो लोग बाहर से यहाँ पर आए हैं, आप शायद ये पूछ रही हैं कि उनको किस जगह पर रखा गया है या किस जगह पर उनको खाने और पानी और उनकी दवा वगैरह की क्या व्यवस्था है। तो जब 10 जुलाई की रात को ये बाढ़ आई तो लोगों ने हमें बताया कि ये बगैर इनके पास कोई वार्निंग नहीं थी, ये बगैर सोचे समझे अपने वैल्यूएबल्स लेकर भागे वहाँ से। और अभी ये इनकी अपनी जो बकरियाँ, गाय, भैंस ले जा सकते थे वो ले गए। यहाँ पर इस एरिया में, जिसको यमुना खादर कहते हैं, यहाँ पर इनकी सब्जियाँ मोस्टली भिंडी या तौरी या
इस टिंडेट इस तरह की सब्जियां यहाँ पे ये उगाते थे, तो वो उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इनको कुछ कॉम्पेंसेशन दे, और वो तो दी ही जा रही है। लेकिन बाकी जैसे मैंने आपको बताया कुछ राजनीतिक दल हैं जो और भी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दल इन्हें यहाँ पर पानी और खाने की सुविधा प्रदान की जा रही है, मुहैया करा रहे हैं। बहुत धन्यवाद नंदिता हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अगले हफ्ते मौसम विभाग ने कहा है कि इतनी बारिश नहीं होगी और जो लोग पलायन कर चुके हैं उनको उनके घर वापस भेजा जा सकता है। फिलहाल खबर पर नज़र में इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।